अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 39 है, चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है। ये जो ब्लू कलर का रिंग दिख रहा है आप लोग के पास, ये सर्कुलर रिंग है हमारे पास दिया हुआ, जिसका रेडियस मेरे पास आर है, कैपिटल आर। और इस पूरे सर्कुलर रिंग में क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्यू चार्ज का अगर हम लोग नेचर का बात करें तो क्यू चार्ज का मेरे पास नेचर है पॉजिटिव। तो क्यू चार्ज मेरे पास पॉजिटिव पोलैरिटी का है। अब ये क्यू चार्ज पूरे रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस रिंग का जो एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है वर्टिकली अपवर्ड जाता हुआ लाइन, ये लाइन इस रिंग का एक्सिस है। और इस रिंग के एक्सिस पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज का, और क्यू इसका नेचर है मेरे पास नेगेटिव। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज हो गया मेरे पास पॉजिटिव और स्मॉल क्यू चार्ज हो गया मेरे पास नेगेटिव। इस स्मॉल क्यू चार्ज जो है उसका मास है मेरे पास m, और ये जो पॉइंट चार्ज है इसका इस रिंग के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास x। ये x डिस्टेंस ऊपर में रखा गया है मेरे पास, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है कि ये जो क्यू चार्ज है इस पे जो नेट फोर्स निकलेगा मेरे पास एफ नेट, ये क्या होगा। और अगर हम लोग इसको यहाँ से यहाँ पर हम लोग पकड़े हुए हैं, इसको यहाँ से हम लोग रिलीज कर दिए, तो ये क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो ये यहाँ से अंदर जाएगा। तो जैसे जैसे ये अंदर जाने वाला है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी। धीरे धीरे यहाँ पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा, ये धीरे धीरे अट्रैक्ट हो, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट होगा इधर। धीरे धीरे अट्रैक्ट होते 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 यहाँ तक जैसे पहुंचेगा एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि फोर्स है यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, तो फोर्स वेलोसिटी मेरा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी आएगा v इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट किया और v आ गया मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ आने के बाद फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाएगा, लेकिन इसके पास वेलोसिटी है, और जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है ये वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगा, तो उसी वेलोसिटी से ये आगे बढ़ना चाहेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वापस से अट्रैक्टिव फोर्स, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आ गया, तो अब इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में। तो अब धीरे धीरे ये रिटार्ड करना स्टार्ट होगा, और धीरे जितना ऊपर ये गया है x डिस्टेंस, जितने x डिस्टेंस से जितना वेलोसिटी इसको जितना उस वेलोसिटी v को पाने में जितना डिस्टेंस लगा है, उतना ही डिस्टेंस लगे उस वेलोसिटी को खोने में, क्योंकि दोनों साइड एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वैल्यू और यहाँ पर जो रिटार्डेशन का वैल्यू दोनों सेम है। तो यहाँ से v धीरे धीरे घटते 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 यहाँ पर वापस से जब x डिस्टेंस आएगा तो ये वापस से मेरे पास यहाँ पर v इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर v 0 हुआ है पर f 0 नहीं है, यहाँ पर f तो और बढ़ गया। तो f वापस बढ़ने की वजह से फिर से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये वापस से इधर आने वाला है, फिर u इक्वल टू 0, यहाँ पर कुछ v आएगा। तो ये होगा क्या, ये पॉइंट a और ये पॉइंट b, ये a पॉइंट और b पॉइंट के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ऊपर और नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहेगा। तो जो सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है मेरे पास, वो सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है इस ऑसिलेशन का। ये जो पॉइंट a और b के बीच में जो हम लोग का ऑसिलेशन होने वाला है, उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो सेकंड चीज जो हम लोग को निकालना है वो टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो मेरे पास ये ऐसा वर्टिकल व्यू है, यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल इसको सरफेस पे रखा गया है, और वर्टिकली अपवर्ड्स में मेरे पास यहाँ पर दूसरा चार्ज मेरे पास क्यू रखा हुआ है। तो अब हम लोग को यहाँ पर एफ नेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ नेट निकालेंगे। तो एफ नेट निकालने के लिए सबसे पहला चीज़ जो देखना जरूरी है हम लोग के पास, वो क्या है, वो ये है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो हम लोग के पास जो फोर्स लगने वाला है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है। अब हम लोग को यहाँ पर फोर्स तो लगाना नहीं है, हम लोग को निकालना है यहाँ पर फोर्स। और दूसरी बात कि ये भले ही पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम लोग के पास दो पॉइंट चार्ज होता, फॉर एग्जाम्पल ये Q1 और ये छोटा q होता, तो ये डायरेक्ट हम लोग को पता है फोर्स का वैल्यू होता है KQ बाय आर स्क्वायर, और इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, इस पर फोर्स इधर लग रहा होता ऐसा। पर हम लोग का केस ये तो नहीं है, क्योंकि हम लोग का ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम लोग को यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल एलिमेंट जो हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं वो DQ एलिमेंट है। Q पूरे रिंग का चार्ज कैपिटल Q है, और छोटा सा एलिमेंट जो हम लोग लेने वाले हैं वो एलिमेंट है मेरे पास ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना। तो अगर ये एलिमेंट को हम लोग देखें तो असल में ये एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिए। तो पूरा का
चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज क्या हो गया मेरे पास, डी कैपिटल क्यू। और ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो इस पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस पे फोर्स जो लगने वाला है वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है फोर्स, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है। तो क्योंकि ये पूरे चार्ज क्यू की वजह से नहीं लग रहा है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से लग रहा है, तो इसको पूरा कैपिटल एफ ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट है तो इसको मान लेते हैं हम डी एफ, जो नेट फोर्स है उसका एक छोटा सा एलिमेंट डी एफ। अब ये एंगल अगर मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ का एंगल, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ का एंगल अगर मान लेते हैं हम लोग, ये थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस डी एफ को हम लोग दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम लोग अगर बांटे दो कंपोनेंट्स में, तो मेरे पास फाइनल फिगर जो बनने वाला है वो होगा कुछ ऐसा। ये पहला कंपोनेंट यहाँ आएगा ये, और ये जो कंपोनेंट है मेरे पास, ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा मेरे पास डी एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि थीटा से सटा हुआ है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आने वाला है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा कुछ ऐसा, ये आने वाला मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, डी एफ साइन थीटा। तो ये छोटा सा डी क्यू की वजह से हुआ। अब अलग अलग ये डी क्यू तो कहीं पे भी हो सकता है, ये डी क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, ये डी क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, ये डी क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, ये डी क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अलग अलग जो एलिमेंट है अलग अलग फोर्स लगाएंगे। तो अगर हम लोग अलग अलग फोर्स देखें, अलग अलग जो हम लोग फोर्स देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग ये एलिमेंट ले लिए, तो ये जो एलिमेंट है इसका फोर्स कैसा लगेगा, इसका फोर्स कुछ ऐसा लग रहा होगा यहाँ। ये एक प्लेन लिए हैं हम लोग, तो इस प्लेन, ये प्लेन के प्लेन में नहीं है, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है ये प्लेन में नहीं है। इसका एक कंपोनेंट आएगा इस एक्सिस के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट आएगा इस प्लेन के अलोंग। ऐसे ही एक दूसरा एलिमेंट अगर हम लोग ले लें, दूसरा ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इस एलिमेंट का एक ये फोर्स लगने वाला है, तो एक एलिमेंट तो आएगा इसके अलोंग और दूसरा एलिमेंट आएगा इस प्लेन में। ये जो थर्ड जो हम लोग के पास आने वाला, एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग थर्ड, यहाँ कहीं ये ले लेते हैं, ये एलिमेंट ले लिए, तो ये यहाँ से ऐसे से कनेक्ट हुआ, तो एक फोर्स आएगा ये, इसका एक कंपोनेंट अगेन इस एक्सिस के अबाउट और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, तो ये कुछ ऐसा जाएगा इसका थर्ड कंपोनेंट। तो अगर इस प्लेन को हम लोग वापस से ड्रॉ करके अगर साफ सुथरा में देखें यहाँ पर, तो क्या होने वाला है मेरे पास, वापस से इस प्लेन को ड्रॉ करें तो ये प्लेन कुछ ऐसा है, और इस प्लेन में जितना फोर्स है, जो सारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसी प्लेन में आने वाला है, तो सारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इस प्लेन में आना है उस पर जो जो फोर्स हम लोग अभी तक ड्रॉ किए हैं वो कुछ ऐसा है कि पहला फोर्स है मेरे पास, पहला फोर्स मेरे पास यहां से अपवर्ड्स ऐसा है। दूसरा फोर्स जो मेरे पास ऑरेंज कलर वाला है, ऑरेंज कलर वाला फोर्स है वो मेरे पास है कुछ इस डायरेक्शन में। तीसरा जो ग्रीन एलिमेंट के वजह से फोर्स है मेरे पास वो कुछ इस डायरेक्शन में। अब जैसे जैसे हम लोग अलग अलग एलिमेंट अलग अलग पॉइंट पे लेते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एलिमेंट लेते जाएंगे, तो यहाँ पर एक अलग अलग कंपोनेंट आते जाएंगे, अलग अलग कंपोनेंट, और सबका हम लोग को वेक्टर सम करना है। तो क्योंकि सबके बीच में एंगल थीटा अलग है, ये अल्फा अलग है, ये बीटा अलग है, ये गामा अलग है, सारे के बीच में एंगल अलग है, तो ये इस सब का वेक्टर सम करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं सिमेट्रिसिटी। अब हम लोग देखने वाले कि सिमेट्रिसिटी का कैसे यूज होता है क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सिमेट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो वो कुछ ऐसा होने वाला है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या दिख गया हम लोग को कि एक डीएफ कंपोनेंट आ गया यहाँ। अब सिमेट्रिकली अपोजिट एक ऐसा कंपोनेंट लेना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरा कैंसल आउट हो जाए। तो इसके जस्ट सिमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट आएगा मेरे पास यहाँ, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मेरे पास इससे सिमेट्रिकली अपोजिट है। ये कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट क्या ले लिया हम लोग, डी क्यू, इक्वल अमाउंट का। अब डी क्यू अगर इक्वल अमाउंट का है, क्योंकि चार्ज इक्वल है दोनों के बीच में, ये जो स्लैंट हाइट है ये भी इक्वल है।
अगर हम लोग स्लैंट हेड देखें तो ये भी इक्वल, क्योंकि ये भी रेडियस आर, ये भी एक्स, ये भी आर, ये भी एक्स, तो जो हाइपोटेनस का साइड आएगा वो सेम आने वाला है दोनों में। रूट अंडर, ये भी रूट अंडर हो गया मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये भी रूट अंडर हो गया मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों सब चीज़ सेम है, तो इसलिए फोर्स जो मेरे पास आएगा वो भी सेम आएगा। अब इस फोर्स को हम लोग एक अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस फोर्स को ड्रॉ करते हैं स्काई ब्लू कलर से, तो ये जो फोर्स आने वाला है, ये फोर्स आ गया मेरे पास, ये दूसरा फोर्स आ गया मेरे पास इक्वल अमाउंट का डीएफ। इसका अगेन हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो ये इधर ही आएगा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा मेरे पास, डीएफ कॉस थीटा, क्योंकि फिर से यहाँ पर जो ये थीटा है, ये थीटा भी सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ट्रायंगल सेम है। और ये जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आ गया मेरा डीएफ साइन थीटा। अब ये डीएफ साइन थीटा, ये डीएफ साइन थीटा एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर है, तो ये दोनों कैंसल आउट होगा, ये दोनों, ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, और नेट जो मेरे पास फोर्स बच गया वो ये बच गया। ऐसे ही हर कोई भी इस एलिमेंट के लिए जो मेरे पास सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ये होगा, इन दोनों का भी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। इस एलिमेंट के लिए जो ये एलिमेंट होगा जो एग्जैक्टली रेडियस के जस्ट अपोजिट है, ये दोनों कैंसल आउट होंगे, ये दोनों कैंसल आउट होंगे, तो जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो सारे कैंसल आउट होने वाले हैं, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास बचने वाले हैं। तो अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम लेना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फिर से अगर हम लोग अगर इस व्यू में अगर हम लोग समझना चाहें तो ये चार्ज मेरा पहला आ गया डी क्यू, और ये जो दूसरा एलिमेंट था ये भी आ गया मेरे पास डी क्यू। तो इसमें जो फोर्स लगा वो फोर्स हो गया मेरे पास कुछ ऐसा, और इस डायरेक्शन में इस पे जो फोर्स लगा वो फोर्स हो गया मेरा कुछ ऐसा। यहाँ पर फिर से दिख रहा है हम लोग को ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, क्योंकि ये भी आर है, आर एक्स थीटा, आर एक्स थीटा, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, कंग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स भी हो गया मेरे पास डी एफ, और ये फोर्स भी हो गया मेरे पास डी एफ। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना स्टार्ट करेंगे तो ये कंपोनेंट्स आ गया मेरे पास, ये कंपोनेंट आ गया मेरे पास डी एफ, इसको बाहर लिख लेते हैं हम लोग। ये जो कंपोनेंट आया इस कंपोनेंट को कहेंगे हम लोग क्या, डी एफ कॉस थीटा, है ना। और ये इसका जो परपेंडिकुलर इधर वाला कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट किधर आएगा, ये कंपोनेंट आएगा मेरे पास डी एफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे वाले का बनाएं तो इस वाले का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आने वाला है, ये कंपोनेंट हो गया मेरे पास डी एफ कॉस थीटा अगेन, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आने वाला है ये हो गया मेरे पास डी एफ साइन थीटा। अगेन आप लोग देख सकते हैं कि ये डी एफ साइन थीटा और ये डी एफ साइन थीटा दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि हम लोग को अब जो करना है वो हम लोग के पास नेट फोर्स आएगा मेरे पास, कहाँ से आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से आएगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जो मेरे पास आने वाला है वो सिर्फ किधर से आने वाला है, इसकी वजह से, एक डी एफ कॉस थीटा इसका और एक डी एफ कॉस थीटा इसका, तो सारे डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होने वाला है। यानी कि जो मेरे पास नेट फोर्स आने वाला है वो एफ नेट इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, वेक्टर सम ऑफ डी एफ कॉस थीटा, है ना। और वेक्टर सम ऑफ सारे डी एफ कॉस थीटा का करना है, तो सारा डी एफ कॉस थीटा तो मेरे पास एक्सिस से ही है, एक्सिस के अलॉन्ग है और टुवर्ड्स द सेंटर है। तो इसका वेक्टर सम क्या होगा, वेक्टर सम असल में हो जाएगा अर्थमेटिक सम, क्योंकि सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। अर्थमेटिक सम एज थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर अगर हम लोग थीटा यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट एज एंगल इक्वल टू 0 बिटवीन ऑल डी एफ कॉस थीटा कॉम्पोनेंट्स। सारे डी एफ कॉस थीटा कॉम्पोनेंट्स के बीच में एंगल 0 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अर्थमेटिक सम करेंगे। तो छोटा सा डी एफ मेरे पास क्या आता था, डी एफ कॉस थीटा मेरे पास क्या आया था, डी एफ कॉस थीटा आया था मेरे पास, डी एफ था मेरे पास के। असल में हम लोग के पास फोर्स क्या होता है, के फर्स्ट चार्ज है मेरे पास स्मॉल डी क्यू, और सेकेंड चार्ज है मेरे पास क्यू बाय आर स्क्वायर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, डिस्टेंस जो है मेरे पास वो ये है, ये है मेरे पास आर, और यहाँ से आर कितना दिख रहा है, आर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो असल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से आ रहा है, जिसका ये कंपोनेंट आर है, ये एक्स है और ये आर है। तो हम लोग को आर निकालना है। तो आर यहाँ पर अगर हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आर आने वाला है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
पर यहाँ पर आर का होल स्क्वायर होता है, तो ये आर का होल स्क्वायर हो गया मेरे पास। तो डी एफ कॉस थीटा ये आ गया। डी एफ कॉस थीटा ये कंप्लीट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग कॉस थीटा छोड़ दिए, तो ये आया मेरा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू देखना है हम लोग को। तो अगेन अगर हम लोग ट्रायंगल वापस से कंसीडर करें, ये एंगल मेरा थीटा था, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एंगल थीटा था, तो यही एंगल थीटा है और ये है मेरा आर और ये है मेरा एक्स। तो मेरे पास कॉस, ये है मेरा स्मॉल आर, तो कॉस थीटा क्या होने वाला है? कॉस थीटा होने वाला है मेरे पास एक्स बाय आर, यानी कि एक्स बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को, ये थीटा को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो जैसे ही इसको हम लोग वहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि डी एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लोग देखें यहाँ रूट का स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 आ गया इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू है मेरे पास एक्स बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो ये आ जाता है मेरे पास के क्यू डी क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये तो डी एफ था मेरे पास। ये क्या आ गया मेरे पास? डी एफ नेट। एफ नेट निकालना है हम लोग को, तो एफ नेट होगा मेरे पास इंटीग्रेशन डी एफ नेट, यानी कि इंटीग्रेशन डी एफ कॉस थीटा। जितने भी डी एफ कॉस थीटा हैं सारे डी एफ कॉस थीटा का सम, तो सारे डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा हम लोग को। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो डी एफ कॉस थीटा का वैल्यू हो गया मेरे पास के क्यू, हम लोग एक्स को पहले लिख लेते हैं, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, और यहाँ पर आ गया मेरे पास डी क्यू और ये इंटीग्रेशन। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन हो किसके रेस्पेक्ट में रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है कैपिटल क्यू के रेस्पेक्ट में, और कैपिटल क्यू के रेस्पेक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर के वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिंग का जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, के खुद में एक कांस्टेंट है, क्यू भी जो चार्ज गिवन है वो इस डी क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यू का चार्ज पहले से गिवन है वो फिक्स्ड है, और ये जो एक्स डिस्टेंस भी गिवन है वो भी इस केस में अभी तक में जब एफ नेट निकालना है किसी एक पोजीशन पे हम लोग निकाल रहे हैं, जब एक्स मेरे पास फिक्स्ड है किसी भी एक पोजीशन पे, अगर एक्स मेरे पास 2 मीटर है फॉर एग्जांपल, तो अब क्या फोर्स लग रहा है हम लोग ये निकाल रहे हैं किसी एक एक्स पे, तो ये एक्स भी फिक्स्ड है। ये चार्ज की वजह से अगर यहाँ पर चार्ज मेरे पास 10 कूलम हो या 20 कूलम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज इससे इफेक्ट, ये डिस्टेंस इससे इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये सारे चीज मेरे पास क्यू के रिस्पेक्ट में, कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, इसलिए हम लोग सबको बाहर ले लेते हैं। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है, वो रिजल्ट मेरे पास जो आने वाला है वो ये है कि एफ नेट इज इक्वल टू ये के स्मॉल क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, और ये जो डी क्यू था वो इंटीग्रेशन डी क्यू बच गया मेरे पास। अब इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन डी क्यू अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, और 1 डी क्यू, लेकिन जो 1 है 1 असल में है क्या? 1 असल में है q टू द पावर 0, तो q टू द पावर 0 हो गया, ये q टू द पावर हो गया मेरे पास 0। अगर q टू द पावर n है तो उसका q टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? मेरे पास होता है q टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यहाँ पर n की जगह है मेरे पास 0, तो यहाँ पर होगा 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, तो इसको यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आने वाला है वो है के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2, और q टू द पावर 0 का हो जाएगा q टू द पावर 0 प्लस 1, यानी कि 1/1। ये आ गया मेरा फाइनल एफ नेट का वैल्यू। तो ये फोर्स होगा नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q ड्यू टू रिंग। लेकिन क्वेश्चन में एक और पार्ट है, क्वेश्चन में दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है वो मेरे पास, पहला पार्ट एफ नेट निकालना था वो हम लोग का आ चुका है, तो ये क्योंकि q टू द पावर 1 है तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, q टू द पावर 1/1 यानी कि q। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब हम लोग को एक और पार्ट है जो क्वेश्चन में उसमें दिया हुआ है, अगर अज्यूम करें x इज वेरी वेरी लेस देन, हम लोग अज्यूम करने वाले कि x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो मेरे पास टाइम पीरियड निकालना है स्मॉल ऑसिलेशंस का। तो x इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी कि x बाय r इज वेरी वेरी लेस देन 1, यानी कि x बाय, अच्छा
इसको अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो एक्स बाई आर के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, अगर आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ एक्स बाई आर आ जाएगा। तो वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर करने वाले, तो यहाँ पर हम लोग जब करेंगे तो जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो वैल्यू आने वाला है मेरे पास, वो वैल्यू आने वाला है मेरे पास एफ नेट इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स बाय, यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन लेने वाले हैं, तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल पर पावर है मेरे पास 3/2। अब हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे पास, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय एक्स बाय आर इज वेरी वेरी लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल एक्स बाय आर आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं 0.001 है। तो एक्स बाई आर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 0.000001, जो कि ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है। इसलिए हम लोग एक्स बाय आर का स्क्वायर को 1 के सामने नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर 1 की जगह पर मेरे पास ये होता कि 0.000001 प्लस 0.000001, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 5 डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 पॉइंट्स है, 6 करेक्ट डिजिट्स है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में ये कंसिडरेबल है, क्योंकि इसका ये 10% है। पर क्योंकि यहाँ पर जो सामने वाला नंबर है वो मेरे पास 1 है, और 1 इसके 10⁶ टाइम्स है, और 10⁶ टाइम ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के बराबर है यहाँ पर, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में 10⁶ बहुत बड़ा होता है, 1 के रिस्पेक्ट में 10⁶ बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए ये मेरे पास इन्फिनिटी है। तो 1 के सामने ये ऑलमोस्ट 0 और इसके सामने ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेग्लेक्ट करने वाले हैं। हैंस हम लोग यहाँ नेग्लेक्ट करने वाले हैं एक्स बाय आर को, क्योंकि एक्स बाय आर मेरे पास बहुत छोटा आया है हम लोग के पास। तो अगर हम लोग नेग्लेक्ट करें तो एक्स बाय आर का होल स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 0। एक्स बाय आर उतना 0 नहीं कह सकते क्योंकि 0.001 है, तो ऑलमोस्ट चलो थोड़ा सा कंपेयर किया जा सकता है, पर एक्स बाय आर का होल स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा ही कम हो जा रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग 0 से कंपेयर करेंगे। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, एफ नेट, ये एफ नेट आ गया के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसमें से इसको रिमूव करने वाले हैं, तो ये जो मेरा टर्म है ये टर्म मेरा रिमूव हो जाएगा, तो 1 + 0 आने वाला है। तो मेरे पास एफ नेट आ जाता है, एफ नेट इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय, ब्रैकेट में है मेरे पास आर स्क्वायर इंटू 1 + 0 होल पर पावर 3/2। अब 1 + 0 मेरे पास 1 होने वाला है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख देते हैं, और आर स्क्वायर इंटू 1 हो गया। अब आर स्क्वायर पर पावर 3/2 क्या होगा, 2 और 2 कैंसल, तो आर पर पावर क्यूब, तो ये आ गया के क्यू बाय आर क्यूब। एक और टर्म था यहाँ पर x, तो वो एक टर्म यहाँ x आ गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पूरा टर्म है वो x के डिपेंडेंट है क्या, नहीं, तो यानी कि ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल स्मॉल के। तो एफ नेट क्या आ गया मेरे पास, एफ नेट आ गया स्मॉल के x, यानी कि एफ नेट आ गया मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, x इज वेरी वेरी लेस देन r। अगर x वेरी वेरी लेस देन r नहीं होगा तो एफ नेट के एक्स के अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर जो ये टर्म है इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर x कंसिडरेबल हुआ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए ये x इज वेरी वेरी लेस देन r होना जरूरी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पता है, अगर फोर्स का फॉर्मेट हो एफ नेट इक्वल टू के एक्स, तो मेरे पास टाइम पीरियड होता है 2π√m/, ये k। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या है मेरे पास, k का वैल्यू ये है मेरे पास के क्यू बाय आर क्यूब, तो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो 2π√m/k बाय आर क्यूब, यही था के क्यू बाय आर क्यूब, ये है मेरे पास स्मॉल के, तो स्मॉल के को हम लोग रिप्लेस कर दिया कैपिटल आर है, ठीक है। अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं, तो ये 2π√r³ ऊपर चला जाएगा, तो mr³ बाय के क्यू, और k को अगर 1/4πε0 लिख ले
तो के को हम लोग लिखने वाले हैं 1/4πε0। तो के यहाँ से रिमूव होकर अब मेरे पास हो जाएगा 1/4πε0 और ये 1/4πε0 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अब मेरे पास आने वाला है 2π√4πε0 mr³ और अगर और देखें हम लोग ध्यान से तो इस 2π को अगर हम लोग अंदर ले जाते हैं तो आ जाता है 2π अंदर जाके 4π² हो जाएगा। तो 4π² इंटू 4πε0 mr³ इंटू स्मॉल क्यू और अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है मेरे पास 16π³ r³ m भी था यहाँ पर /q³। ये जो वैल्यू पर पावर है मेरे पास 1/2 और ये है मेरे पास टाइम पीरियड का वैल्यू। तो ये था मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 39 का।